नमस्कार बच्चों, मैं संगीता बिश्नोई आज आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। मैं क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पहले दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपने सभी पिछले पाठों का कार्य लिख करके पूरा किया होगा और साथ में याद भी किया होगा। चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का संक्षेप में जीवन परिचय बताते हुए पाठ प्रारंभ करूंगी। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। उनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। अपना जीवन यापन करने हेतु वे साहित्य कार्य में लग गए एवं बालक, युवक, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। संपादन माने एडिटोरियल पद पे रह करके इन्होंने कार्य किया निकाली। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अम्बपाली नाटक था, माटी की मूर्तें व रेखा चित्र था, चिता के फूल कहानी, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत आदि बहुत उल्लेखनीय हैं। उनकी शैली सरल, सहज व चित्रात्मक है, जो कि आप पाठ में इसका अनुभव भी करेंगे। उनकी शैली बहुत सरल थी। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। उनका देहावसान सन 1968 में हो गया था। बच्चों, पहले मैं पाठ की रूपरेखा की चर्चा करूंगी, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र, दिल को छूने वाली कहानी है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र हिंदी साहित्य गद्य की एक विधा है। जैसे निबंध, कहानी, नाटक, संस्मरण आदि होते हैं, वैसे ही एक रेखा चित्र भी विधा है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। अब आप ये समझिए कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो चित्रकला विषय से आया है, जहाँ पर बिना रंगों के प्रयोग किए रेखाओं के द्वारा चित्र बनाया जाता है। उसी तरह शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तब उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि रेखा चित्र यह दिल को छूने वाली कहानी है, तो आज के समय में बाल गोविंद भगत जैसा व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। अतः लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही एक ऐसे यूनिक कैरेक्टर को अपनी लेखनी का पात्र बनाया है, जिनके चरित्र में बहुत कुछ ऐसी खासियत होती है जिनसे व्यक्ति को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। रेखा चित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर दास जी के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। निर्वाह माने जीवन यापन करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं, अपितु मानवीय सरोकार भी होते हैं। मानवीय सरोकार माने ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, और बाह्य व्यक्तित्व माने आउटर आउटफिट से ही नहीं, आउटर कैरेक्टर से ही नहीं आप किसी को जज कर सकते हैं, लेकिन मानवीय ह्यूमन वैल्यूज़ की भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। आइए चलिए अब पाठ शुरू करते हैं।
चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले माने मध्यम, अर्थात ना अधिक लंबे ना अधिक छोटे। 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब 60 साल के ऊपर की उम्र होगी। बाल पक गए थे। बाल पक गए के मतलब बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी बहुत लोग जैसे 60 साल की उम्र के बाद बहुत बुजुर्ग होने लगते हैं तो लोग लंबी दाढ़ी रखते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा कुछ भी नहीं रखते थे। लंबी ना लंबी दाढ़ी ना लंबे जटाजूट जैसे बाल किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे, कबीर को ही अपना साहब मानते थे। जैसे कबीर दास जी कनफटी टोपी पहनते थे कान पे ढकने वाली, उसी तरह से ये उन्हीं को ही अपना साहब मान के बिल्कुल उन्हीं की तरह अपने वस्त्रों को धारण करते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन किसे कहते हैं? रामानंद संप्रदाय द्वारा लगाया जाने वाला चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, यानी वो नाक के छोर से शुरू होकर के एक लंबा सा टीका होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जितना अभी हमने उनका वर्णन किया है, उनके बारे में एक तरह से उनका रेखा चित्र खींचा, तो उसके हिसाब से लेखक कहते हैं कि वो बाल गोविंद भगत साधु, ऐसा नहीं हम मान सकते कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो गृहस्थ जीवन भी जीते थे, गृहस्थ जीवन यापन करते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा। आगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मुझे उनकी पत्नी, धर्मपत्नी की तो याद नहीं पड़ती है, किंतु उनके एक बेटा था और उसकी जो पुत्र वधू थी उसको उन्होंने पतोहू कहा। पतोहू को तो मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। जहाँ पर बाल गोविंद भगत रहते थे वहाँ पे वो उनकी थोड़ी खेती बाड़ी भी थी जिसे वो करते थे नियमित रूप से, और उनका एक साफ सुथरा घर भी था जिसमें वो रहते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब आगे लेखक कहते हैं कि वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार के साथ जीवन यापन भी करते थे। जैसा कहा गया है कि उनका एक बेटा था और उस पुत्र की एक पुत्र वधू थी, अर्थात उनकी एक बहू भी थी। और साथ में लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु भी थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, अर्थात वो साधुत्व वाला जीवन भी यापन करते थे क्योंकि वो सत्य बोलते थे, और बहुत सारे साधु वाले गुण हैं जिनके हम आगे चर्चा करेंगे। कबीर को साहब मानते थे। साहब माने कबीर को एकदम ईश्वर की तरह मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। जिस तरह से कबीर दास जी ने अपने दोहों में ईश्वर को निर्गुण बताया है, उसी तरह से बहुत कुछ उन्हीं के ही आदेशों और दोहों के हिसाब से वो अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों को उतारते थे बिना किसी संकोच के। और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। खरा माने एकदम साफ स्पष्ट रूप से सबके साथ एकदम स्पष्ट व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक
बात करने में संकोच नहीं करते थे। दो टूक का मतलब एकदम स्पष्ट कहना, स्पष्ट बात करने में वो बिल्कुल हिचकते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे। ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। खामखा माने बेकार में किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कुतूहल माने जिज्ञासा होती। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब माने कबीरदास जी को समर्पित थी, ईश्वर को समर्पित थी। जो कुछ भी खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब है। कबीर पंथी मठ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कबीरदास जी का जो संप्रदाय चल रहा होता है, वहाँ पर उनके नाम से कोई एक मठ बना हुआ था। वहाँ पर वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि जो कुछ भी उनके खेत में पैदावार होती, वो उसको अपने सिर पर लाद करके कबीर पंथी मठ पर ले जाते थे और वहाँ पर कबीर जी को भेंट के स्वरूप में समर्पित कर देते थे और प्रसाद के रूप में जो उनको वापस मिलता था उसे वो घर ले आते थे और उसी से वो अपना गुजारा चलाते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अभी मैंने आपको पृष्ठ 70 पढ़ाया है और इसका सार मैं अभी एकदम थोड़े से शब्दों में पूरा एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ या डिस्कस कर लेती हूँ, चर्चा करती हूँ। बाल गोविंद भगत का बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व किस तरह का था, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मंझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे। साहब माने अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू अर्थात पुत्रवधू भी थी, थोड़ी सी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा उनका मकान भी था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते थे। जो कुछ भी खेत में पैदावार होती उसे कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते थे और वहाँ से प्रसाद स्वरूप में जो कुछ मिलता था उसी से गृहस्थी चलाते थे।